ओके जी, तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर एक तो रिफ्रेशर वाले ना वो तो अलग हैं, सही है, उनको तो लेना ही लेना है। कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर हमने पहले FAR2 शुरू ही नहीं किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम वेट कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट आ जाए। तो ये क्लास उनके लिए भी बिल्कुल वैलिड है क्योंकि इसका कनेक्शन पिछले किसी टॉपिक से नहीं है, तो इसको हम इजीली कवर कर सकते हैं, सही जी। तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, अगेन मैं जब भी FAR2 शुरू करता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि यार मेरे करियर की शुरुआत ही FAR2 है, और स्पेशली जो मेरा दीन ईमान जो कंसोलिडेशन था वो ये है। अब इसका सवाल आता है एग्जाम के अंदर कोई 20 नंबर का, 18 नंबर का, 19 नंबर का, जस्ट लाइक कैश फ्लो वी डिड इन FAR1। लीज भी हो गया 17 नंबर, 18 नंबर, हमने कितने सवालात किए थे, हो जाते हैं ना, समझ आते हैं। इसका गेम ऐसा है जस्ट लाइक वी डिड इन कैश फ्लो या जस्ट लाइक वी डिड इन IFRS 16 लीजेस। एक कॉन्सेप्ट मिस हुआ ना, आप गए। यानी हर एक चीज़ की पिछले से कनेक्टिविटी है। यानी इसके अगर मैं खुद सेल्फ स्टैंडर्ड को खोल के देखूँ ना IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन को, तो एक्चुअल में ये स्टैंडर्ड कोई 200 पेजेस पे है। तो अब उस 200 पेजेस में कितने कॉन्सेप्ट है, तो मुझे उसको ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक इस तरीके से किया हुआ कि एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ऐड कर दूंगा, दूसरा समझाऊंगा ऐड कर दूंगा, ऐसे ऐड होते 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 तो एक पेज का सवाल बन जाएगा। तो आपने कोशिश ये करनी है, मैंने तो प्रॉमिस किया कि भाई मैं तो पूरा लाइव पढ़ा रहा हूँ, तो आपने कोशिश ये करनी है, यू हैव टू बी वेरी कनेक्टेड। आपको जो क्यूरी होती है, जो मसला होता है, देखो पेपर फेल भी होता है इस वजह से कि आप सवाल नहीं पूछते यार, या तो प्रैक्टिस नहीं करते। मैं अगेन अभी मैं FAR1 में भी बता रहा था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा कि सर कॉन्सेप्ट तो सही थे हमारे, या कॉन्सेप्ट सही नहीं भी थे। तो आज अभी एक बच्चा आया मेरे पास, उसने मुझे बताया कि सर मुझे एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नहीं आती थी। धन यार पेपर में आई हुई है वो, तो आपने अटैम्प्ट कैसे किया उसको? रुकेगा ना पेपर जब आपको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। और कॉन्सेप्ट आता है जब प्रैक्टिस कर रहा है बच्चा, तो वो पता है क्या कर रहा है, अपनी ईज पे। ईज का मतलब समझते हो कि एक आप क्लास में बैठ के प्रेशर के साथ जो सवाल करते हो ना, वो टाइम मैनेजमेंट के साथ होता है, और एक ये होता है कि आप घर पे बैठ के अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने में जिस सवाल को आपको 25 मिनट देने चाहिए, आप पता है उसको क्या दे रहे होते हो? 40, 45, 50 सुकून से। ये पेपर में आपके फेलियर का सबसे बड़ा बायस बनेगा। तो यार आपके पास अगर कोई फैमिली प्रेशर नहीं है या कमाने की टेंशन नहीं है, तो वाई यू आर नॉट अटेंडिंग लाइव और फिजिकल? ये अपने ऊपर एक एक्सपेंडिचर है। आना, क्लास लेना, नहीं आ सकते लाइव ले लो, इसको अवॉइड नहीं करो। रिक्वेस्ट ये खुदा के वास्ते, मेरे लिए बड़ा आसान है, बेंचमार्क बैचेस पड़े हुए रिकॉर्डेड मेरे पास, मैं बोलूँ जाओ अपनी ईज पे कर लो। पर अगेन इस लाइव का कोई नैमल बदल नहीं है। हम टू द पॉइंट बात करेंगे, कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे। जब तक नहीं समझ आएगा तब तक बहस करेंगे। आप मुझे बोले अकाउंटेबल करेंगे, सर इसका मकसद ये क्यों है, ये लॉजिक क्या है इसके पीछे, बताएं। जब तक क्लियर नहीं होता यू नीड टू आस्क मी। क्लियर है? एग्रीड है? तो आपने जो भी चीज़ करनी है वो लॉजिकल ग्राउंड्स पे करनी है। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। अगेन मैं कहूँगा कि जब जैसे लीज मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि भाई मैं कह रहा था डेडलीस्ट टॉपिक है। तो बच्चे ने खुद मुझे लिख के कहा कि सर ये डेडली तो नहीं लगा, हमसे हो जाता है, हो जाता है ना। तो सेम इज़ द केस, ये तो मेरा वैसे ही हुक्म का इक्का है, इस पे तो मैं कोई माफ़ी नहीं है ना, ये तो आपको इजी लगना ही लगना है। तो जिस रंगो नस्ल का सवाल है मैं आपको कराऊंगा। हाँ, मेरे बनाए हुए सवाल हो सकता है मुश्किल लगे, एग्जाम का पास पेपर मुश्किल नहीं लगेगा। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं पहली क्लास की। मैं जब किसको, अच्छा जो लीजेज और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो चुका है ना, जिन्होंने अब तक नहीं किया था जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो रिजल्ट का वेट कर रहे थे या रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं, उनको अभी मैं आज 4-5 बजे तक प्लानर दे दूंगा। ये बताऊंगा कि ये हिसाब से मॉक भी हुए हैं, वो भी लगे हुए। आपको जो क्यूरी होगी मैं आपको खुली इजाज़त दे रहा हूँ, कॉल पे कॉल करके दिमाग ख़राब कर देना मेरा, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि सॉले का पेपर है, सही, वो भी जवाब दे रहा होगा, बट उसको मैं इतना तंग नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट जवाब दूंगा टिल द टाइम ही गेट्स फ्री। मैं नहीं रिप्लाई करूँगा, ऑफिस आवर्स में हूँ, आप कॉल पे कॉल करें, मैं आपको रिप्लाई लाजमी करूँगा कि मैं इस वक्त बात करूँगा आपसे, पर जवाब आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है, सही है। तो वो सारी चीज़ें आप साइड में रखेंगे, जवाब नहीं आएगा वो सब आएगा, एक एक चीज़ क्लियर करेंगे। पर आपको प्लानर आज मिल जाएगा, रेस्ट एश्योर्ड आप उसके हिसाब से कवर करें पीछे। उस वाली चीज़ का यहाँ से कोई ताल्लुक नहीं है ना, मैं लिंक करूँगा अभी, जब लिंक होना होगा तब तक आप कवर कर चुके होंगे। क्लियर है? चलें, जैसे ही मैं कंसोलिडेशन खोलता हूँ तो मैंने कहा भाई कंसोलिडेशन की डेफिनेशन क्या है, तो वो कहता है कंसोलिडेशन की डेफिनेशन है कि आप प्रेजेंट करें किसको, ग्रुप को, एज अ सिंगल एंटिटी। वापस ध्यान देखो, ऐसे मरी हुई आवाज में अगर बात करोगे ना या ऐसे, तो पेपर नहीं होगा पास। अगली बार फिर यहाँ या कहीं और, मैं नहीं चाहता।
पार्टिसिपेशन होनी चाहिए ना। मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कंसोलिडेशन का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट करना ग्रुप को एज अ सिंगल एंटिटी, ये बात होनी चाहिए। सिंगल एंटिटी ग्रुप को प्रेजेंट करना। मैंने कहा भाईजान ये ग्रुप है क्या? मैं ग्रुप की डेफिनेशन में गया, वो कहता है पेरेंट और उसकी तमाम सब्सिडरीज, पेरेंट और उसकी तमाम सब्सिडरीज। मैंने कहा चलो उसको यूं रीड करते हैं, कंसोलिडेशन का मतलब है पेरेंट और उसकी सब्सिडरीज के अकाउंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक साथ प्रेजेंट करना। पेरेंट को और उसकी सब्सिडरी के सारे अकाउंट्स को एक साथ प्रेजेंट करना कहलाता है कंसोलिडेशन। रीड कर लेते हैं ना इसको वापस से, कोई मतलब जल्दबाजी तो नहीं है। प्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरीज एज अ सिंगल एंटिटी, ये बात समझ आ रही है? प्रेजेंट करना एज अ सिंगल यूनिट, किसको? पेरेंट और उसकी। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये पेरेंट क्या होता है? हमने यहां पे लिख दिया, पेरेंट वो कंपनी होती है जो सब्सिडरी को कंट्रोल करे। पेरेंट वो एंटिटी होती है जो सब्सिडरी को कंट्रोल करे, यानी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी जो उसमें होल्ड करती है। पर उसको तो बहुत बहुत मुश्किल बात कर ली हमने, तो उसे आसान करते हैं। मैंने कहा आज के बाद आपसे पूछो कंसोलिडेशन क्या है, आप बोलोगे प्रेजेंट करना दो कंपनीज को एक साथ या दो से, पर वो दो से ज्यादा कंपनीज कौन सी होगी? पेरेंट और उसकी। अच्छा मैंने कहा पेरेंट कौन होती है? वो कंपनी जो किसी और कंपनी को कंट्रोल करे, वो कंपनी जो किसी और कंपनी को कंट्रोल करे। अभी बता रहा हूं कंट्रोल क्या होता है, अभी सिखा रहा हूं। यानी अभी तक तुम सिर्फ ये सोचो कि कंट्रोल का मतलब ये है कि पेरेंट के डिसीजन के बगैर वहां पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। पेरेंट के डिसीजन के बगैर वहां पे कुछ भी, तो ये कंट्रोल हो गया ना, हाँ या नहीं? कंट्रोल हो गया। मैंने कहा सर कंट्रोल की डेफिनेशन बता दें। मैं हल्का सा नीचे गया, वापस ऊपर आते हैं। हाउ कंट्रोल इज एस्टेब्लिश्ड, कंट्रोल कैसे आता है, जरा इस पे बात कर लेते हैं। भाई कंपनी की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग 100% होती है ना। आज अगर मैं किसी कंपनी पे कंट्रोल हासिल करना चाहता हूं, मैं सिंपल एक काम करूंगा, उसके 51% शेयर्स खरीद लूं, 50% से ज्यादा, तो क्या होगा? 100% नहीं, 100% नहीं चाहिए। यानी सर आप ये कंक्लूड कर रहे हैं आज क्लास में मेरे साथ कि कंट्रोल हासिल करने के लिए आपने 100% होल्डिंग करने की नीड ही नहीं है। एग्जाम्पल है, आप मीटिंग में बैठे, फैसला हो रहा है कि भाई यार ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड देते हैं नहीं देते हैं, यहां से पैसे निकाल के यहां डाल देते हैं, इस बैंक में इन्वेस्ट करना है, ये सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो सारे लगे हुए हैं, आप बैठे हैं पीछे पी रहे हैं शीशा, मस्त हो गया, ये होगा। अच्छा क्यों, आपकी क्यों सुनी जाएगी? होल्डिंग 50% प्लस है भाई, कंट्रोल सब मिल जाए एक जगह हो जाए, क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपने ये देखना है कि आप एक कंपनी को कंट्रोल करते हैं या नहीं करते, इसके लिए क्या देखना है? शेयर्स। क्या आपकी शेयर होल्डिंग 50% से, देखो ना, हु ओन्स 50% प्लस, यहां पे प्लस नहीं लिखा हुआ, ये गलती है, यहां पे प्लस आना चाहिए। तो हमने कहा भाई यहां पे आपने लिखना है 50% प्लस शेयर या स्टेक ऑफ अनदर एंटिटी। अब मैं अगर एग्जांपल दूं, वापस ऊपर आ गए, मैं अगर एग्जांपल दूं कि एक एतिसलात कंपनी है जिसका मैं ऑब्वियसली ऑडिट करता हूं, वो दुबई में बैठी हुई है, ईएन ग्रुप है पूरा। एतिसलात ने पाकिस्तान में पीटीसीएल के अंदर, तसव्वुर करो, एग्जांपल दे रहा हूं, तसव्वुर करो कि 55% होल्डिंग की हुई, अज्यूमिंग कितने परसेंट? क्या वो एतिसलात कंपनी, दुबई वाली कंपनी, पीटीसीएल को कंट्रोल करती है? तो जिस कंपनी को कंट्रोल कर रही है वो पीटीसीएल है। पीटीसीएल उसकी क्या बन गई? रीड करो, विच इज, तो पेरेंट कौन है? एतिसलात, जो कंट्रोल कर रही है। कहानी समझ आती है? वापस से हमने कहा भाई कंसोलिडेशन भला क्या है? हमने बोला सिंपल, प्रेजेंट करना, बनाना दो एंटिटीज को एज अ सिंगल एंटिटी। दो एंटिटीज कौन सी है? पेरेंट और उसकी। आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये क्यों होता है? ताकि उसकी पूरी वेल्थ आपके सामने आए।
दुनिया में कॉन्सेप्ट ही कंसोलिडेशन का है। यानी एतिसलात की, ये तो मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दी है, उसकी जर्मनी में कहाँ कहाँ किस कंट्री में, अफगानिस्तान में कितनी ओनरशिप्स हैं, वो हर जगह नेटवर्क प्रोवाइड करती है, हर जगह टेली कम्युनिकेशन है। तो हर जगह जब नेटवर्क प्रोवाइडर है तो उसने कंट्रोल किया हुआ है ना, वो ऐसी साइनर्जी पे जा रही है कि हर जगह अपनी एक्सपर्टीज को यूज कर रही है और पैसा कमा रही है। पर क्या वो खुद कर रही है या अपनी सब्सिडरीज के जरिए? पर अल्टीमेटली खुद एक दिमाग लगाओ, एक मासूम सा दिमाग लगाओ, ये सारा पैसा अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? एतिसलात में। वो यही तो कह रहा है, सबको एक साथ दिखाओ एज अ सिंगल यूनिट। ये तो बताओ कि पूरा एज अ सिंगल यूनिट ये कितना सरमाया रखती है, क्योंकि कंट्रोल है किसका? पेरेंट का। ऐसा ही है। अच्छा, अब सर शेयर और स्टेक में क्या डिफरेंस है? मतलब दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं ना, इसलिए शेयर भी लिख दिया मैंने, स्टेक भी लिख दिया। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज, फिर अब जब मैं पीडीसीएल का ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे वहां पे एक और चीज नहीं देखी। लाजमी नहीं है कि कंट्रोल हासिल करने के लिए आपके पास होल्डिंग 50% से ज्यादा हो। कंट्रोल आ सकता है शेयर होल्डर एग्रीमेंट से भी। किससे? अब बात समझिएगा, मैंने पीटीसीएल के अकाउंट्स उठाए, मुझे बोला गया पीटीसीएल का पेरेंट एतिसलात है, तो मेरे दिमाग में तुम्हारी तरह आ गया यार 50% होल्डिंग होगी। अच्छा, जब मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो 24%, 26%। मैंने कहा भाई कंट्रोल कैसे है? उसने बोला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पहले ये जो पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन थी, लिमिटेड नहीं थी, इस बात को फोकस करना मेरी, पहले क्या थी? कॉरपोरेशन। अब क्या बन गई? लिमिटेड। कॉरपोरेशन से कंपनी में कन्वर्ट हुई, कॉरपोरेशन से। जब गवर्नमेंट ने अपना स्टेक बेचा, कितना फीसद? 26%। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हमारी तो औकात नहीं चलाने की, हमें नहीं समझ आती टेली कम्युनिकेशन, टेलीकॉम इंडस्ट्री नहीं समझ आती, आप चैंपियन हैं, आप चलाएं। उसने बोला हम चैंपियन है, मानते हो? मानते हो? उसने बोला चैंपियन है मानते हो तो कंट्रोल भी हमारा, डिसीजन मेकिंग भी हमारी। अच्छा, फिर सुनना, कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा मैं, सुनना। फिर उसने बोला गवर्नमेंट ने, एक मिनट भाईजान, कंट्रोल तो आपको दे रहे हैं, तो जो पैसे का बंटवारा होगा वो कैसे होगा? उसने बोला कि भाईजान 26% मेरे, बाकी आपके। अच्छा, उसने बोला आप समझ आ रहा है, कंट्रोल आपका है, पैसे का बंटवारा उतना ही होगा जितना शेयर है। नाइंसाफी नहीं है, नाइंसाफी नहीं है। वो अभी कैसे होगा वो सब सिखाता हूं, पर अभी तो हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि पेरेंट कब बनता है और सब्सिडरी कब बनती है। पहले बताओ, दोनों बातें क्लैरिटी से समझ आ रही हैं? यस। यानी हसीब कह रहे हैं सर मींस कंट्रोल कम्स बाय 50% प्लस होल्डिंग। यस। और इज इट नेसेसरी दैट डू यू हैव नेसेसरी टू हैव द ओनरशिप ऑफ 50% प्लस? नहीं। क्या शेयर होल्डर एग्रीमेंट से भी आ सकता है? तो मैं सीधी सीधी एग्जांपल दे दी पीडीसीएल की, यही हुआ हुआ उसमें। तो अगेन, क्या ये जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट से कंट्रोल वहां पे चिपक गया उसके पास, तो क्या पैसे भी पूरे लेके जाएगा? पैसे उतने जितनी ओनरशिप है, पैसे उतने जितनी। मैंने पहले तो क्लियर कर देता हूं, क्या अकाउंटिंग सिखाई या फिनोमिना बता रहा हूं? अभी एग्जामिनर ने किसी दिन दिमाग घुमाया और वो ये केसेस पूछ ले, तो आपके दिमाग की धज्जियां हो जाएंगी, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि पेरेंट है या नहीं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी। तो पहले तो आप ये डिटरमाइन कर लें कि उसकी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड के तहत होनी है। भाई अगर मैं कहता हूं कि कंट्रोल है, तो क्या पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन हो गया? हो गया। जब पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशन हो गया, देन उसके बाद आप लोगों ने कंसोलिडेशन करनी है। कैसे करनी है अभी आगे सिखाता हूं, कुछ देर की बात है। पर अगेन सिर्फ एक बात बताओ मुझे कि जब मैं तुमसे कहता हूं कंसोलिडेशन की डेफिनेशन क्या, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट करना दो एंटिटीज को एज अ सिंगल एंटिटी। वो कौन है? पेरेंट और उसकी सब्सिडरी या सब्सिडरीज, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर एक कंपनी की तसव्वुर करो 500 सब्सिडरीज हैं, हो सकती हैं? हो सकती हैं। सबको एक साथ प्रेजेंट करेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में पता है क्या चल रहा होगा? सुनना कि सर अगर 51% होल्डिंग है, कितनी? 51% होल्डिंग है। यहां पे देखिएगा ना, ये अभी तुम्हारे लिए किया हुआ है मैंने। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास होल्डिंग है, यहां पे लिख लेते हैं तुम्हारे लिए, यहां पे हमने होल्डिंग भी डाल दी। हमने कहा मेरी होल्डिंग 55% है, तो प्लीज मुझे जल्दी से बताओ मेरा कंट्रोल कितना है? वेरी गुड, 100%। कंसोलिडेशन भी मैं 100% करूंगा।
अभी इस चीज़ को मैं बयान करूंगा, मैं बोल रहा हूँ ना बिल्कुल आसान बना के निकालूंगा। शेयर होल्डर एग्रीमेंट वाली बात बता दूं, अभी बताता हूँ, 2 मिनट दें वापस से। मेरी होल्डिंग 80% है, कंट्रोल कितना है, कंसोलिडेशन भी। आपने मुझसे सवाल ये करना चाहिए सर कि आप बोल रहे हैं कि उसके बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट में मिला दें, एग्रीड, मिलाएंगे ना 1 यूनिट बनाने के लिए, तो आपका तो सवाल ये होना चाहिए सर ये आपके एसेट्स तो है नहीं सारे। दूसरे वाले केस में 20% किसके हैं, दूसरे के। पहले वाले केस में 45% किसके हैं। तो उसमें उसने कहा कि आप उसका हिस्सा उसी बैलेंस शीट में उसको दिखाना, जिसको हम कहते हैं एनसीआई, नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। क्या कहते हैं? ये सिर्फ कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अकाउंटिंग नहीं सिखा रहा मैं अभी, हम सिर्फ बातें करते हैं कि इसके अम्ब्रेला में आता क्या क्या। यानी आपसे कोई पूछे कि आपने 51% होल्ड किया हुआ है, कितना? मैं आपसे पूछूं कंट्रोल कितना है? 100%। आपके बगैर कोई डिसीजन नहीं हो सकता। कंट्रोल यू आर कैरिंग 100%। इस बात को मानते हो? मैंने कहा उसकी बैलेंस शीट उठा के अपने पास कितने फीसद लाओगे? 100%। तो ये क्या नाइंसाफी हो गई? नहीं, उसी बैलेंस शीट में जो उसका हिस्सा बनता है वो उस कौन है? एनसीआई, उसको दिखा देना। तो क्या कोई नाइंसाफी है या सिर्फ प्रेजेंट अपने पास कर रहे हो? देखो यार, प्रेजेंट तो उसको अपने पास करना चाहिए ना जिसका कंट्रोल है। नहीं आई बात समझ? भाई आज सारी कंपनी को बंद करना चाहूं तो मैं डिसाइड कर सकता हूं, हर एक एसेट पे मेरा कंट्रोल है, हर एक लायबिलिटी सेटल करने की मेरी ऑब्लिगेशन है, तो मैं अपने पास दिखाऊंगा ना, अपने पास दिखाऊंगा। तो क्या सारे एसेट अपने पास लेके आ जाओगे तो क्या उसमें जितना स्टेक मतलब एनसीआई का स्टेक बनता है वो दिखाओगे? पर वो कैसे दिखाओगे? क्या ये सिखाया? नहीं, अभी से बात की है, अभी से बात की। यानी आज के बाद मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि सर मुझे एक बात क्लियर करते हैं, कंसोलिडेशन की डेफिनेशन क्या है? तो आपका पहला जवाब आएगा प्रेजेंट करना है किसको? पेरेंट एंड सब्सिडियरी को एज अ सिंगल एंटिटी। ये हो गया। अच्छा, मैंने कहा पेरेंट कब बनती है एंटिटी? जब वो किसी कंपनी को कंट्रोल करे। एंड हाउ कंट्रोल इज एस्टेब्लिश्ड? 50% प्लस और शेयर होल्डिंग। क्लियर है? अच्छा, यहां पे अहमद कह रहे हैं कि सर कंट्रोल मींस डिसीजन मेकिंग। यस, कंट्रोल का मतलब क्या है? कि आप उसके रिटर्न्स को इन्फ्लुएंस कर सकें कि यहां पैसे डालने, यहां पैसे डालने। बिल्कुल होता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे आपके बैठे हैं तब भी कंट्रोल है, वहां से भी वो भी पेरेंट बन जाएगी। बिल्कुल ऐसा है। एग्रीमेंट भी यही होता है कि हम सारे डायरेक्टर हम अपने बिठाएंगे ताकि डिसाइड वो करेंगे। क्लियर है? अगर इवन एक बात है, अपॉइंटमेंट और डायरेक्टर्स है ना, ये तो कंट्रोल है। अगर वो बोले कि भाई डायरेक्टर हमारी भी बैठेंगे, इक्वल बैठेंगे, तब भी चलेगी इन डायरेक्टर्स की, तो वो भी एग्रीमेंट से एस्टेब्लिश है ना। तो वो कह रहा है कंट्रोल डिटरमाइन करने के तरीके हैं, और वो तरीके क्या हैं? या तो होल्डिंग होगी या तो एग्रीमेंट होगा। अच्छा सर, कंसोलिडेशन के लिए कौन से IFRS आने चाहिए जो कर रहे हैं वो वाला? IFRS 3 और IFRS 10। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने बोला तो सही कि आपको भी पीछे का लिंकेज कुछ भी नहीं चाहिए। अब एक दो चीज़ों के सवाल। एनसीआई क्या है? जल्दी बताओ, एनसीआई क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब है कंपनी के वो मालिक जो इस कंपनी को कंट्रोल तो हम कौन है? कंट्रोलिंग मालिक। आप पता है कर क्या रहे हैं? सुनिएगा फोकस के साथ। एक बेसिक बात करता हूं आज। सब्सिडरी एक अलग एंटिटी है, मानते हो? मैं देखो तभी अकाउंटिंग पे आया ही नहीं हूं दूर है अभी। पहले फिनोमिना क्लियर करते हैं। सब्सिडरी एक अलग एंटिटी है, क्या वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी? हाँ या नहीं? क्या वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएगी? क्या उसका ऑडिट होगा? 3 बातें बोली, सब तुमने मानी। ऑनलाइन बोलो जल्दी बताओ, ऐसा है? जल्दी बताओ, जल्दी से प्लीज। सब अपने हिसाब से चलेगा। अच्छा, पेरेंट एंटिटी कौन है जो कंट्रोल कर रही है? क्या वो अपने अकाउंट्स बनाएगी, SECB में जमा कराएगी? पेरेंट को कहा गया भाईजान तुम अपने अकाउंट अलग जमा करा रहे हो, वो अपने अकाउंट, पर तुम पे एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि तुम करोगे कंसोलिडेशन। हमने कहा कि भाई क्यों करेंगे कंसोलिडेशन? उसने कहा क्योंकि हमें IFRS की तरफ से वो है कि भाई जो कंपनी किसी कंपनी को कंट्रोल करती है वो अपना पूरा सरमाया एक साथ भी दिखाती है।
और वो कौन सी कंपनी होती है? पेरेंट। तो मैंने कहा अच्छा मतलब आप ऐसी सीपीआई में ये कह रहे हैं कि मैं उसके अकाउंट्स को उठाऊं, अपने अकाउंट्स को उठाऊं, दोनों को क्या करूं? मर्ज कर दूं। तो ये क्या हो गई? कंसोलिडेशन। तो फिर मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा वो तो सारे एसेट्स पे कंट्रोल तो है मेरा, मना नहीं कर रहा, पर राइट तो 100% नहीं है ना। देखो राइट और कंट्रोल में फर्क है, नहीं समझे? राइट और कंट्रोल में, तो जो उस सब्सिडरी के एसेट्स पे जो बाकी शेयर होल्डर का राइट, उन शेयर होल्डर का नाम क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग ओनर्स। तो उनका राइट उनको दिखा दें इसी एफएस में, तो बात इक्वल हो जाएगी? हो जाएगी। तो वो कैसे दिखाएंगे वो तो बात की बात है, पर ये फिनोमेना तो क्लियर हो ना कि नाइंसाफी नहीं। आप सिर्फ कर क्या रहे हैं? आप बोल रहे हैं अच्छा यूं सोचो, पेरेंट के अपने एफएस पे अपना कंट्रोल पूरा है। अच्छा ये पेरेंट, अगर मैं, मेरी कंपनी है सही है, पेरेंट एंटिटी है, क्या उसके 1 रुपए पे भी एनसीआई का राइट है या वो 100% मेरी है? जो तुम सब्सिडी के एसेट उठा के लाओगे वो भी 100% लाओगे, पर उस 100% में लेके तो आओगे प्लस भी 100% करोगे, पर उसमें से जितना हिस्सा किसका है वो अलग से दिखा दोगे इक्विटी में कि उस पूरी इक्विटी में उसका हिस्सा इतना है। पर वो कैसे होगा वो आगे की कहानी है। पर पहले बताओ बेसिक स्ट्रक्चर फिनोमेना समझ आता है? पक्की बात है। अब आगे राइट एंड कंट्रोल में क्या फर्क है? देखो भाई, मैं आपसे पूछूं किसी कंपनी में मैंने 55% शेयर होल्डिंग की हुई है, मैं आपसे पूछूं मेरा राइट कितना है? 55%। मेरा राइट कितना है? कंट्रोल कितना है? चलो अब उलट सोचो, मेरा किसी कंपनी में 45% स्टेक है, राइट कितना है? कंट्रोल 0। हर्ट कर दिया ना आपने, मसला कर दिया ना। फिर 45% क्यों बोला कंट्रोल? फिर फजूल बात वापस, तो वो सबका मिला के कंट्रोल है ना? नहीं ना, तो जॉइंट कंट्रोल हो गया ना। अब आपके साथ फॉर एग्जांपल तुम सिगरेट लगा रहे हो, बाद तुम अंदर गए, सब मुकर गए, हम तो जानते ही नहीं है इसको भाई, निकल सारे उधर चले गए ना। कहने का मतलब, हाँ अगर ये है, देखो ये इसके लिए अलग IFRS है, IFRS 11 है जिसमें जॉइंट कंट्रोल की बात होती है। यानी 2 शेयर होल्डर ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि 6 तेरा 45 मेरा, बाकी दुनिया साइड में। तो 6 वाला भी ज्वाइंट कंट्रोल लेके बैठा हुआ है। कंट्रोल नहीं, कौन सा कंट्रोल? ऐसे हम गेम कराते हैं ना मार्केट में, हमें बोलता है इन्वेस्टर ढूंढ के तो दे ऐसा कोई बंदा, हम उससे मुआहदा कराते हैं, भाईजान 45 वो रख के बता 6 तू बजा दो कंपनी की। बात समझ आई? तो वो कंट्रोल नहीं है, वो क्या है? तो ज्वाइंट क्यों, कंट्रोल क्यों नहीं है? क्योंकि 6 वाला भी तो है ना। कंट्रोल कब आता है? अकेला, ऐसी की तैसी हम खुद डिसीजन लेंगे। क्लियर है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड ज्वाइंट कंट्रोल। भाई दोनों में फर्क क्लियर है ना? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, बात क्लियर है? जल्दी से चलें वापस से। 1 मिनट, मैंने किसी कंपनी के, मैं अभी जवाब दे रहा हूं 1 मिनट, मैंने किसी कंपनी के 35% शेयर्स खरीदे में 35%, मेरा राइट कितना है? राइट कितना है? ऑनलाइन में तो जल्दी बताओ राइट कितना है, लिख के बताओ, मरना नहीं है, जल्दी से। राइट कितना है? 35%। अच्छा अब मैंने ये कहा कि मैंने शेयर होल्डर एग्रीमेंट किया हुआ है कि मेरी चलेगी, कंट्रोल कितना है? पक्का? आपका कंट्रोल कैसे आ गया? शेयर होल्डर एग्रीमेंट। कंट्रोल और राइट में फर्क समझ आता है? तो ये बेसिक फर्क है, कोई मसला? पक्की बात है। अच्छा अब सिंपल सी बात है, अब अगर मैं 35% रख के बैठा हुआ हूं तो मैं कंसोलिडेशन कितनी करूंगा? 100%। मैं बताऊंगा इस सरमाए पे कंट्रोल मेरा है, अलबत्ता, क्योंकि देखो सरमाया तो मेरा ही है ना। कंट्रोल का मतलब क्या? सरमाया मेरा है, पर उसमें हिस्सेदार भी तो है ना कोई और, तो उसका हिस्सा उसको दिखा देना ना अलग से। वो कैसे दिखाएंगे अभी सिखा दूंगा आगे जाके, क्लैरिटी है? पक्की बात है। ज्वाइंट कंट्रोल, बेटा देखो ये तो टॉपिक का पार्ट ही नहीं ना। उसने बच्चे ने पूछा कि ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब क्या है, मैंने बोला भाई ज्वाइंट कंट्रोल का मतलब है अगर मैं 45% की होल्डिंग लेके बैठा हुआ हूँ और मैंने किसी 6% के बंदे को पकड़ लिया, तो मैंने कहा दुनिया मिल जाए हमारा कुछ कर सकती है? नहीं, क्योंकि हम कितने लेके बैठे हैं? 51%। पर अकेला या ज्वाइंटली? ज्वाइंटली। तो अब मैं इसको कंट्रोल का नाम दूं या ज्वाइंट कंट्रोल का नाम दूं? इस ज्वाइंट कंट्रोल की अकाउंटिंग IFRS 11 में होती है जो सीए फाइनल में। सिर्फ यहां पे रेफरेंस के लिए बात कर ली मैंने। तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट है ही नहीं ना। शेयर होल्डर का आपस में 2 लोगों का एग्रीमेंट है, यानी यहां पे कंपनी से कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, या बाकी आपस में शेयर होल्डर में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ हुआ, 2 शेयर होल्डर ने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है। तो इसीलिए यहां पे कंट्रोल नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? अच्छा ऐसे ही
हम सारे शेयर होल्डर को लेके बैठे हैं, उन्होंने देखा कि यार सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ ये रखता है, तो उसको कंट्रोल अगर नहीं देंगे तो कंपनी डूब जाएगी। होता है ना एक्सपर्टीज़ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, भाई मुझे एक बात बताओ, एतिसलात अगर आज चला जाए तो क्या वो कॉम्पिटेंस एक्सपर्टीज़ है? नहीं है, शार्ट हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, टेलीनॉर जो तुम यहाँ पे देखते हो, जो तुम सिम चलाते हो, तो वो टेलीनॉर ग्रुप है ना पूरा, जिसने यहाँ पे क्या की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो अगर वो हटा दो तो कौन चलाएगा? तो भाई शेयर होल्डर आता अपनी एक्सपर्टीज लेके, स्पॉन्सर्स आते अपनी एक्सपर्टीज लेके। डिपेंड करता है, पैसे भी पूरे डाले और कंट्रोल भी पूरा ले ले, पैसे कम डाले कंट्रोल पूरा ले ले, तो दोनों बातें समझ आती हैं, पक्की बात है। चलें, अच्छा भाई अली मोहम्मद, वेरी गुड यार, वेरी गुड क्वेश्चन। जल्दी बताओ मुझे, 50-50 हो तो कंट्रोल है क्या? ये ज्वाइंट कंट्रोल, ये क्या है? अच्छा, आप मीटिंग में बैठे हुए, मैंने एक चीज बोली, सामने वाला बोल रहा अच्छा मैं भी ये बोल रहा हूँ, अब क्या करेंगे, पुगम करेंगे क्या? ऐसा तो नहीं है ना, मतलब भाई ज्वाइंट कंट्रोल है। देखो सिंपल, ये इतनी कंफ्यूजन क्यों है? कंसोलिडेशन नहीं होती ना। देखो भाई, कंसोलिडेशन का मतलब क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी का मतलब है मेरा सरमाया मेरा, वो सरमाया भी मेरा। पर वो सरमाया मेरा कब है? जब मेरा कंट्रोल कितना % हो। दैट्स इट, बात खत्म। यही तो सिखा रहा हूं, डेफिनेशन पे टाइम लगा रहे हैं अभी। क्लियर है? अब एक दो सवालात और। सर ये लास्ट वाली बात कि 35% कंट्रोल है, कंसोलिडेशन पूरी करेंगे, यार ये मैंने ऐसी अल्फाज ही नहीं बोले। कौन क्या सुन रहे हो यार? मैंने बोला 35% होल्डिंग है, राइट कितना है? 35 नहीं यार, राइट भी 35% है, राइट भी कितना है? 35% है। शेयर होल्डर एग्रीमेंट किया हुआ है मैंने कि मेरी चलेगी, तो कंट्रोल कितना है? तो मैं कंसोलिडेशन कितने % करूंगा? 100%। पर राइट कितना? तो बाकी हिस्सा किसको दे दूंगा? एनसीआई को। अच्छा, तो आप तो ये बोल रहे हो यार एनसीआई तो आपसे ज्यादा परसेंटेज लेके बैठा हुआ है। भाई लेके बैठा हुआ है, पर वो कंट्रोल नहीं करता। तो जिसके भाई एसेट की डेफिनेशन क्या है? रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी हु इज कंट्रोलिंग पेरेंट, तो वो दिखाएगा ना अपने पास एसेट्स। अब उसके जितने भी बकाया हिस्से हैं वो किसके हैं? एनसीआई के। तो उसको प्रेजेंट करेंगे ना, तो वहां तक पहुंचे तो। क्लियर है? अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनेशन की। पहले बताओ, डेफिनेशन समझ आती है, कंट्रोल समझ आता है? सर आपने इतनी लंबी क्यों की डेफिनेशन पे? इसलिए कि एमसीक्यूज आते हैं। वो आप एग्जामिनर ने ना आज तक पता है क्या किया? एक पेज का सवाल पूछा, जिस दिन एग्जामिनर का दिमाग शार्ट हुआ, वो बोलेगा इस सिनेरियो में बताओ कंट्रोल है नहीं है, क्या करोगे? फंस गए। फिर वो आपको बोले बताओ राइट कितना है, फंस गए। एनसीआई को कितना शेयर देंगे, फंस गए। तो ये नई चीजें भी तो सीखो ना। मतलब सही है, अभी आज तक जो सवाल आया वो हुआ ना, पास पेपर में करा दूंगा, आसान है, पर क्या पास पेपर तक रहना है, उससे ऊपर जाना है? तो वो सिखा रहा हूं आज, तभी बातें भी कर रहा हूं। अच्छा, आयशा कह रही है लेस देन 50% होल्डिंग हो, सवाल तुम लोग जवाब देना, एक प्रश्न है, लेस देन 50% होल्डिंग हो बट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की होल्डिंग इस तरह से है कि वन मेंबर डज नॉट हैव मोर देन 10% होल्डिंग, तो किसी का भी कंट्रोल नहीं है ना। इसमें सवाल क्या है? नहीं, वो कह रही हैं कि लेस देन 50% होल्डिंग हो बट रेस्ट ऑफ द मेंबर्स की होल्डिंग इस तरह से कि मेंबर्स डजंट हैव मोर देन 10% होल्डिंग, तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा ना। नहीं है तो कंट्रोल नहीं कर रहा कोई भी, तो हम क्या इस आईएफआरएस का सोचेंगे? इस आईएफआरएस में आपने कब मरना है आगे? जब कंट्रोल हो। सिंपल बात है। चलो, तो मैं तुमने बता दिया, मजा आ जाएगा। मैं लिटरली कह रहा हूं मजा आ जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, अभी जिसने किया हुआ है ना आईएफआरएस 9 मेरे साथ, वो बता सकता ही है। मैंने 15% किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। कितने %? 15% नॉर्मल। तो क्या वो मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है? तो क्या मैं इन्वेस्टर नहीं हूं? मैं पेरेंट नहीं हूं, मैं नॉर्मल इन्वेस्टर हूं। और आप सीखो, सिखा रहा हूं, बता रहा हूं, नॉर्मल इन्वेस्टर की अकाउंटिंग आईएफआरएस 9 सिखाता है। नहीं आई बात समझ? नॉर्मल इन्वेस्टर की अकाउंटिंग कौन सिखाता है यार? बट यही अगर तुम 51% लेके बैठे हुए हो तो इसकी अकाउंटिंग कंसोलिडेशन। बात समझ आती है? तो जितनी आपकी होल्डिंग है वैसी आपकी अकाउंटिंग है। तो मैं आपको मना तो नहीं कर रहा कि उसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, वो तो सीखा हुआ है। हम आज बात कर रहे हैं उससे हट के, जिसमें आपका कंट्रोल हो। चलो एक और बात बताओ, आपने 22% होल्डिंग की हुई है, 22 भी नहीं, चलो 18%, तो आपके पास कंट्रोल है, तो क्या आईएफआरएस 9 में जाओगे या यहाँ होगे? यहाँ आ जाएंगे। तो इट डिपेंड, तभी तो सिखा रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, दैट्स इट। बस ये सिखाना चाह रहा हूँ। क्लियर है? जल्दी बताओ ऑनलाइन में, अब बातें क्लियर है? इफ एंड बट्स, सारी डेफिनेशन, कंट्रोल, प्रेजेंटेशन, एनसीआई, जल्दी बताओ।
तो हम आगे चले, प्लीज लिखो जी। पहले एक एक करके इनको भी बताते हैं भाई। 55% होल्डिंग कंट्रोल 100%, आगे। तो सर लेकिन हर मामला में तो 55% मेजॉरिटी होल्डिंग नहीं चाहिए होती ना, 75% भी चाहिए होती, तो 100%। तो 75% के लिए भी मिनिमम कितना चाहिए? 55। बात खत्म। नहीं मतलब एक सवाल किया तुमने, स्पेशल रेजोल्यूशन की बात कर रहे हो ना, मैं तो खुद बोर्ड पे बैठता हूँ ना, मुझे पता है ना। सुनो, 75% होल्डिंग के लिए भी मिनिमम कितना चाहिए? 55 तो चाहिए। चलो वो 75% की रेजोल्यूशन पास करने बैठे हुए हैं, सारे 45% वाले मिल गए, 55% वाले कह रहे जाओ निकलो, नहीं कर रहा, क्या करोगे? दैट मीन्स कि यू आर कंट्रोलिंग। क्लियर है? तो स्पेशल रेजोल्यूशन हो जाए, ऑर्डिनरी हो जाए, ये भाई के सारे गेम है, मुझे पता है, सही है। तभी कह रहा हूँ कंट्रोल कब आएगा, 75 पे या 50+ पे? बस ये बात है, सही है। अब मैथ्स निकालो, कैलकुलेटर निकालो, प्रोबेबिलिटीज बनाओ, यहाँ आके रुक जाओगे, सही है। चलें जी जानी। 100%? हाँ पर ऐसा होता नहीं है ना, कुछ तो रखेगा ना। वो बोल रहा 0% होल्डिंग हो, मैं कह रहा हूँ चलो आप समझ तसव्वुर भी कर लें, कुछ ना कुछ तो रिटर्न तो होगा ना। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, चलो अभी तुमने बात से बात निकाली, थोड़ी तफरीह भी हो जाए ना इस पे। कौन बेवकूफ़ है जो कंट्रोल रखेगा और बोलेगा भाई की एक्सपर्टीज है, पूरा इदारा चला के दूंगा, 1 रुपया नहीं लूंगा? ये कौन सी कंपनी कर सकती है? ये सवाल हाइपोथेटिकली सही है, सही है ना, हाइपोथेटिकली सही है। पर ऐसा कौन सा इदारा होगा जो ये कहेगा भाई का 0% स्टेक, कंट्रोल दे दो? वो बोलेगा बिस्मिल्लाह ले ले, चला के दे। आज गवर्नमेंट बोले किसको, एतसलात को, क्या 0% पे तुम्हें कंट्रोल, तुम्हें ओनरशिप मिलेगी, तुम्हें फील होगा कि क्या काम कर रहे हो। उन्हें फीलिंग नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। क्लियर है? तो पैसे और फीलिंग में फर्क है, सही है। चले, हाँ अगर एक बंदा हो इतना एक्सपर्ट हो, कंपनी लगा के बैठा हो, मरने वाला, उसको फलाह बहबूद के लिए काम करना है, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे रेयर टू फाइंड है, ऐसा हो नहीं सकता। पर हाइपोथेटिकली कह रहे हो तो हो सकता है, सही है। चलें जी जानी। अपने भी बनाती है, बिल्कुल। आज आप जाना, आप EFU जर्नल के FS डाउनलोड करना, EFU, सही है, और या तो PDCL के FS डाउनलोड करना, तो उसमें स्टैंड अलोन अलग होंगे, यानी सेपरेट अलग होंगे, कंसोलिडेटेड SECP में जमा होते हैं, वो भी ऑडिट होते हैं, वो भी ऑडिट होते हैं। नहीं, PDCL के भी कंसोलिडेट इसलिए होंगे क्योंकि उसके नीचे यूफोन और यूबैंक है, उसकी भी सब्सिडीज है, सही है। तो हम तो 3 में चल रहे हैं ना, सही है। पर ऊपर जो अकाउंट जाएंगे ना, ये अपने कंसोल करके ऊपर दिखाएगा, सही है। चलें, खैर लास्ट पर कुछ डिस्कस करना है प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर लेंगे। अच्छा पहले बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के मेरे बच्चों, क्या ये प्यारी सी डेफिनेशन क्लियर है? सिर्फ कंसोलिडेशन क्या होती है ये सिखाया है अभी, और कुछ भी नहीं सिखाया। जल्दी सारे बच्चों बता दो ताकि आगे चलें जल्दी से। गुड। जब आप ये समझ गए कि भाईजान कंट्रोल क्या होता है, ओनरशिप क्या होती है, राइट्स क्या होते हैं, अब वो कहता है कि चलो आओ एक कंपनी खरीद के देखते हैं, एक कंपनी खरीद के देखते हैं। तो वो सबसे पहले कह रहा है यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि जब आप कंपनी खरीदने जाते हैं ना, और आज बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बुनियाद है, आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की जब ये कंपनी खरीदी जा रही है। हम चले गए मार्केट में, हमने देखा ये कंपनी पसंद आ रही है, क्या कंपनी ऐसे ही खरीद लें या पहले उसकी वैल्यू देखें? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी एंड या सब्सिडरी, कौन सी डेट पे? एक्विजिशन डेट पे। ये बड़ी अहम चीज है कि हम इस कंपनी की वैल्यूएशन करने लगे हैं उस दिन के ऊपर जिस दिन ये मैं कंपनी खरीद रहा हूं। अच्छा अब ये आपकी स्क्रीन पे आ गया, मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा, ये विजिबल है? ओके, अब फोकस होके देखना। XYZ कंपनी है पेरेंट, ये कंपनी बनने जा रही है, सब्सिडरी बनने जा रही है, इस बात पे एग्रीड है? चलें ओके। यार इसमें तुम्हें खुदा का वास्ता है, इतनी सी भी कंफ्यूजन हो ना, खुदा के वास्ते आज पूछ लेना। डेफिनेशन में अगेन तुमसे पूछ रहा हूं, क्लियर है? सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? कंट्रोल में कोई पंगा नहीं होना चाहिए, तो आगे चलेंगी बात, सही है। आगे मुझे एक बात बताओ सर, जब मैं इस कंपनी को खरीदने गया तो ये कौन सी कंपनी है? ABC कंपनी।
अच्छा, कंपनी को खरीदने गया, मैंने इसके एसेट्स देखे, कितने के दिख रहे हैं बच्चों? 8,000 के। अच्छा, मैं गया शेयर होल्डर के पास, किसके शेयर होल्डर के पास? एबीसी। एबीसी का शेयर होल्डर होगा ना, वो अपने शेयर्स मुझे टिका के खुद चार्ट हो जाएगा, ये कंपनी मेरी, शेयर होल्डर भी हम, पर हम का मतलब है XYZ, कंपनी अपने नाम से इन्वेस्ट करेगी। यानी देखो होता क्या, थोड़ा सा मैं अगर समझा पाऊँ तो, मैं थोड़ा टेक्निकल बात है, किसी एक कंपनी के ऊपर ना एक बंदा ओनर होता है, एक ह्यूमन। जैसे आप समझ लो मैं XYZ कंपनी का मालिक हूँ, सही है, तो मैंने कंपनी बना दी, इसके शेयर्स मेरे शेयर्स हैं, पर अब जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा ना अपने पर्सनल नाम से नहीं करूंगा, कंपनी से कंपनी में करूंगा। तो टेक्निकली मैं बीइंग अ इंडिविजुअल ओनर कितनी कंपनी का मालिक हो गया। तो यही तो कहा जा रहा है कि XYZ और ABC को मिला के देखो कि तुम्हारा सरमाया कितना है। क्लैरिटी आई कि मैंने शेयर्स किस में डाले हुए हैं? XYZ में, और XYZ ने मजीद इन्वेस्टमेंट की तो मेरी वेल्थ में से की हुई है ना यार, मेरे सरमाए में से की, तो मेरा सरमाया तो दोनों को मिला के है ना, इसलिए तो कंसोल करने को कह रहा है कि कंसोलिडेटेड देखो कि तुम्हारा कितना सरमाया है। पर ये सारी इवैल्यूएशन मेरे लिए हो रही होगी कि प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। यहां तक क्लैरिटी है? आओ देखो, हम जब ABC कंपनी के शेयर होल्डर के पास पहुंचे, सुनना, मैंने उसको 8,000 रुपये निकाल के दिए, कितने? 8,000 रुपये, 8,000। मुझे वो कह रहा है भाईजान क्या मतलब, चरस वरस लगाइए, 8,000 इज द बुक वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है भाई? बुक वैल्यू। मैंने कहा बुक वैल्यू, बात समझ नहीं है। उसने बोला भाईजान क्या मतलब रीड वीड नहीं किया क्या तुमने? IAS 16 में PP डेप्रिशिएट होके आता है ना, तो ये तो हिस्टोरिकल कैरिंग अमाउंट है, बुक वैल्यू है। तो मैंने कहा तो क्या करूं मैं, पैसे नहीं चाहिए। वो बोला उसने भाई जा इसकी वैल्यूएशन करा। मैंने कहा वैल्यूएशन करा मतलब? बोला फेयर वैल्यू। बोला मैं अपनी कंपनी ऐसे नहीं बेचूंगा, ये बुक वैल्यू है यार, मुझे इसके कितने पैसे चाहिए? फेयर वैल्यू। अच्छा, हम गए मार्केट, पहले कहानी समझ आ रही है? ओके, अब सुनना, हम मार्केट गए, हमने कहा कि भाई फेयर वैल्यू ऑफ PP हमने पूछी कितनी आ रही है। अच्छा, ये फेयर वैल्यू कौन करवा रहा है? XYZ। ABC क्यों नहीं करा दी? वो बोले नहीं खरीदना, निकलो, दूसरा बैठा हुआ है, तुम्हें मस्ती है, तुम कराओ जाके। हमने करा ली भाई, सही है, ओके। कौन सी डेट पे? अच्छा, अब जरा एक बात समझते हैं। हमने कहा इसकी कंपनी में जो एसेट्स आ रहे हैं टोटल, वो कितने आ रहे थे? ऐसा ही है। ये कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू। अच्छा, इसमें हमने प्लस कर दी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, कितनी? 10,000 नहीं, देखो बात समझें, देखो 8 का तो रिकॉर्ड, उसमें 3,000, बल्कि 3,000। देखो वापस से, इस कंपनी के टोटल एसेट्स कितने हैं? पक्का? ये कौन सी वैल्यू है? क्या वो बेचने पर राजी हो गया? उसने बोला कहाँ जाओ? मार्केट। क्या कराओ? हमने कहा इन्वेंट्री तो सही है, अज्यूम कर लो सही है, इन्वेंट्री वैसे लोअर ऑफ कॉस्ट जो NRV पे होती है, हम कह रहे हैं NRV पे पड़ी हुई है या फेयर वैल्यू पे पड़ी हुई है, कोई फर्क नहीं है। हमने PP की वैल्यू देखी, इसकी किताबों में कितनी है? 7,000। टोटल एसेट्स में PP कंप्राइजेस 7,000, मार्केट में कितने का है? तुम लोग मुझे सोच के बता दो, क्या वो तुम्हें अपनी कंपनी के अंदर जो PP है, क्या वो कभी भी सस्ता बेचने पर राजी होगा? नहीं। तो उसने कह दिया भाई मेरे पास जो मेरे टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो कितनी हो गई? 11,000। अच्छा भाई प्लीज सुनना, टोटल फेयर वैल्यू इज 11,000। अच्छा आप प्लीज पहले बताओ, यहां तक की कहानी क्लियर है? हमने सिंपल वैल्यूएशन करवा दी, कौन सी डेट पे? देखो यहां पे लिखा हुआ मैंने, वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी या सब्सिडरी एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, वो मुझे कह रहा है भाई 11,000 रुपये दे दो। मैंने कहा भाईजान तुम अपनी कंपनी बेच रहे हो ना, उसके साथ लायबिलिटी भी चिपका रहे हो, उसको हटाओ। तो किसी कंपनी की वैल्यू अगर देखनी होती है ना, तो एसेट नहीं होती, नेट एसेट्स होते हैं। अगर मुझ गरीब का सरमाया देखना चाहोगे तो मुझ गरीब का सरमाया क्या होगा? मेरे सारे एसेट्स और जो मैंने लोगों से इतने सारे उधार लिए हुए, सारे के सारे क्या कर दो? माइनस कर दो, तो मेरी नेट वर्थ देखी जाएगी ना, हाँ या नहीं?
तो किसी कंपनी की या किसी इंसान की अगर वर्थ देखनी हो, क्या उसके एसेट्स देखोगे या नेट एसेट्स? लायबिलिटीज को माइनस करवाने के बाद जिस वैल्यू के लिए आप पे कर रहे हो। भाई सिंपल सी बात है, आज आप किसी बंदे को उसकी कंपनी के शेयर्स के लिए पैसे पे कर रहे हो तो आप बोलोगे ये एसेट्स आएंगे तो उससे लायबिलिटी भी तो चुकाऊंगा ना। तो नेट वर्थ कितनी है जल्दी बताओ। अगर मैं इसमें से लायबिलिटीज माइनस करूं, अभी ऊपर जाके देखते हैं। हमने कहा सर अगर मैं इसमें से लायबिलिटीज माइनस करूं और लायबिलिटी कितने की आ रही है? 6000। इधर देखिएगा भाई, इसमें कोई एडजस्टमेंट है? ये माइनस किया तो कितना आ गया? 5000। एग्रीड है? चलें भाई, आज मैं आपसे पूछूं, आज मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल पूछूं कि यहां पे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, हाँ भाई, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कितनी है? 5000। यानी आज मैंने कहा कि भाई मैं कंपनी को खरीदने की कोशिश करता हूं, मैंने उसकी वैल्यूएशन कराई एसेट की या नेट एसेट्स की? लायबिलिटीज को माइनस करवाने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 5000। मैंने कहा ये ले 5000 यार फारिग करे कंपनी। उसने बोला नहीं देखो मेरी शेयर प्राइस कितनी चल रही है, इधर फोकस होकर देखना, भी कनेक्ट कर रहा हूं कॉन्सेप्ट। कितनी चल रही है? 70 रुपये पर शेयर। मैंने कहा क्या करना चाह रहा है भाई, अभी वैल्यू तो करा ली ना, 5000 ले खत्म करो। उसने बोला भाई जो कह रहा हूँ वो होशियारी नहीं, कैलकुलेटर निकालो जल्दी से, कैलकुलेटर निकालो, तुम्हें कह रहा हूँ जल्दी। इधर 100 शेयर्स हैं, ऐसा ही है, 100 शेयर्स हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने इसके अंदर अज्यूम करो कितने परसेंट होल्डिंग करना चाह रहा हूं? 100%। तो मैंने 100 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? उसने बोला ये पैसे दे दो, उसने बोला ये पैसे दे दो। मैंने कहा यार भाईजान ये क्या मजाक है, पहले तुमने फेयर वैल्यू कराई, मैंने उस पर खर्चा किया, फिर तुम बोल रहे हो ये पैसे दे दो। उसने बोला ये मेरे पैसे गुडविल के हैं। किसके? तो कहानी समझ आ रही है? एक एक करके इसमें यहां तक पहुंचेंगे ना। मैंने कहा ये नहीं समझ आई बात, ये वाली नहीं समझ आई, मुंह बना रहे हैं सब, सही तरीके से समझाओ। इधर मैंने कहा गुडविल तुम्हारी किताबों में कहाँ है? किसको कह रहा हूं मैं? शेयर होल्डर को। किसके शेयर होल्डर को? एबीसी के। मैंने कहा गुडविल तुम्हारी किताबों में कहाँ है? उसने बोला बेवकूफ गुडविल किताबों में नहीं होती है क्योंकि उसकी कॉस्ट मेजर। मैंने कहा तो ये कैसे निकाली हमने? उसने बोला भाई ये फेयर वैल्यू है। मैंने कहा अगर मैं एबीसी बन के सोचूं, इसमें बिल्कुल सुकून से तुम्हारे लेवल पे आके बता दूं, अगर मैं एबीसी बन के सोचूं तो क्या इस बात को मानते हो, तस्लीम करते हो कि एबीसी ने जितना बिजनेस किया होगा उसमें क्वालिटी सर्विसेज दी होंगी, सही है, अच्छी सर्विसेज दी होंगी, मतलब एक हद दर्जे का नाम बनाया होगा, क्या वो एबीसी लिमिटेड ये पता लगा सकता है कि वो नाम कितनी कॉस्ट में बना? यानी रूटीन कॉस्ट से वो पैसे अलग हो सकते हैं? नहीं। अब फॉर एग्जांपल एक एआरटीडी एक इदारा है, अब यहाँ पे भाई हो सकता है टीचर्स की क्वालिटी, हो सकता है एडमिन की क्वालिटी, तुम्हें टाइम पे रिस्पांस मिल जाता हो, सही है, जो भी है। खैर कहने का मतलब ये है कि खर्चे है ना, यानी अच्छा या तो यूं कह लो ये क्वालिटी के भाई अच्छा कैमरा हो, अच्छे लेक्चर हो, कंटेंट अच्छा हो, कहने का मतलब है कि ये क्वालिटी गुडविल बनाती है ना। तो अब अगर मैं तुम्हें ये बताऊं कि एआरटीडी की किताबों के अंदर ये जो लैपटॉप्स हैं, ये पीसी है, ये सीडी कार्ड्स हैं हमारे, ये हैं, ये सारी चीज़ें, ये फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग को सबको रीवैल्यू करा लो, फिर भी इसके पैसे ज़्यादा लगेंगे। क्यों? गुडविल के नाम के। अच्छा अब क्या एआरटीडी बीइंग एन एंटिटी ये पता लगा सकता है कि पूरे खर्चों में से गुडविल में कितने लगे? कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल। तो इसीलिए कहा गया कि किसी भी कंपनी की गुडविल उसकी किताबों में रिकॉर्डेड नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब है होती नहीं है? वो उसकी फेयर वैल्यू होती है, वो उसकी। पहले बताओ बच्चों यहां तक कहानी समझ आई? अल्लाह की कसम पक्की बात है ना? देखो लॉजिकली बता रहा हूं, कोई मसला है यहां तक? नहीं है। ऑनलाइन बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है सारे बच्चे यार, प्लीज जल्दी बताओ, क्लियर है भाई जल्दी से? वलीद कह रहे हैं क्लियर है, बाकी अभी देखते हैं ना क्या करना है, अभी तो बातें कर रहे हैं हम, सही है।
मार्केट कैपिटलाइजेशन, बिल्कुल ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जल्दी से बताओ इधर प्लीज बच्चों, प्लीज सुनना, प्लीज फोकस के साथ जी। तो वो फिर आपका गेन हो जाता है ना, वो फिर गुडविल नहीं होती है। हाँ, जो हायर होता है वो पे करेंगे ना। अभी देखते नहीं, हायर नहीं होता, नेट एसेट ज्यादा हो, आप हो सकता है कम पे करो, क्योंकि वो कंपनी को जल्दी होगी बेचने की। सही है, अच्छा भाई, हाँ ऐसा वो होगी ना, अभी आगे देखते हैं। सही है, इधर फोकस होकर सुना, इधर फोकस, पहले तो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा अब प्लीज सुनना जल्दी से, तुम मुझे बताओ गुडविल कौन नहीं करता, जिस इदारे की होती है। अब आज मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आदत है, मैं शॉपिंग करता हूँ स्पीड स्पोर्ट्स से, मतलब मुझे शूज़ उसके अच्छे लगते हैं, उससे नीचे भाई नहीं आता। सही है, तो ऐसी बात है, जब कमाने लगे तो गए ना। अब मैं ये देखता हूँ कि यार यही जूते अगर लाइट हाउस से लेता हूँ ना मैं, यही शूज़, मतलब ऑब्वियसली क्वालिटी का फर्क होगा, आई डोंट नो होता है नहीं होता, बट मुझे लगता है, या मेरा वहम है, होता है ना। तो यही शूज़ अगर मैं लाइट हाउस से सेम डिज़ाइन का लूँगा, सही है ना, तो मुझे 2000 का मिलेगा। यही शूज़ अभी, क्योंकि मेरी बेगम जब मुझे गिफ्ट देती है ना, तो वो ये भी कहती है कि अफोर्डेबल नहीं हो। रीज़न, क्योंकि मसला ये है कि उसको पता है, वैसे तो अल्लाह का शुक्र है मैं खरीद लेता हूँ ना, पर उसको जब गिफ्ट देना होता है खुश करने के लिए, तो वो यही करती है कि भाई वो जाती है नाइकी के स्टोर पे। तो अभी वो मैंने उसकी ना मोबाइल ट्रांजैक्शन देख ली, वो 55,000 का शूज़ था। सही है, अब मसला क्या है, यही जगह वो लाइट हाउस से देती तो मुझे तो पता नहीं लगना था, ऐसा ही है ना। पर मैंने उसकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन देख ली। खैर, समझने का मतलब ये है कि वो जो सुनना बात सुनो, वो जो, अच्छा मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन इसलिए देखी, ऐसा तो नहीं है कि मेरा ही क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ, तो वो भी तो चेक एंड बैलेंस होता है ना, मैसेज वैसेज नहीं आया, ये सारी चीज़ें। खैर सुनो, पर खैर वो बेचारी अपना अर्न करती है, वो खुद CSS कर रही है। इधर सुनो, अब कहने का मतलब ये है, समझाने का मतलब ये है तुम लोगों को, कि जो वो इतना प्रीमियम चार्ज कर रहा है ना, आज आप पूरे स्पीड स्पोर्ट्स को उठाओ, उसके सारे एसेट्स इन्वेंट्री एक जगह क्लब करो, वो पैसे उससे ज़्यादा मांगेगा। क्यों? उसके ब्रांड के हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ प्रीमियम मांगती है ना, तो वो ब्रांड नेम होता है, वो गुडविल होती है उसकी। तो आज अगर मैं स्पीड स्पोर्ट्स के ब्रांड को खरीदने जाऊंगा, तो क्या सिर्फ उसके नेट एसेट्स के लिए पे करूंगा, उसके नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू के लिए पे करूंगा, या प्लस गुडविल के भी? यानी जो एसेट सरमाया उसकी किताबों में वो तो है, वो तो कहीं नहीं जा रहा, उसके तो पैसे शॉर्ट मिलने हैं, उसके ऊपर किसके होते हैं। पर मैंने दूसरा सवाल किया कि क्या वो जो भी हिसाब किताब उस नाइकी ने या स्पीड स्पोर्ट्स ने बनाया है, क्या उसको ये पता है कि वो गुडविल कितने में बनी है? तो वो उसकी किताबों में रिकॉर्डेड नहीं है, तो इट मीन्स कि गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं तो शेयर प्राइस, मैं भी तो कह रहा हूं, मैंने भी कहां से निकाली? शेयर प्राइस इज द परसेप्शन, इज द कैपिटलाइजेशन, कि लोग आपके शेयर को क्या वैल्यू दे रहे हैं। आज मैं ये अनाउंस कर दूं ना कि पाकिस्तान में बहरिया के अंदर लीजिंग खुल गई है, तो वहां की प्रॉपर्टीज की वैल्यू शूट कर जाएंगी, एग्रीड। और साथ साथ मैं तुम्हें सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, हम तो इन्वेस्टर है ना, हम तो जिंदगी में काम ही यही किया है। साथ साथ मुझे पता है सीमेंट इंडस्ट्री की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। मैं आज सीमेंट इंडस्ट्री के शेयर खरीद लूंगा, क्यों? कंस्ट्रक्शन बूम पे जाएगी, तो आज मुझे पता है कि उसकी वैल्यू ऊपर चली गई। तो क्या उसके नेट एसेट्स जो हैं, तुम लोग मुझे बताओ, जो उसके नेट एसेट्स हैं, क्या उसके नेट एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा पैसे मिलेंगे? यस। कोई भी खरीदने वाला होगा, पता है क्या बोलेगा? बोले पोटेंशियल बिजनेस है। नहीं, यही बात समझ भाई, पोटेंशियल बिजनेस है ना, वो ये एंटिसिपेट कर लेगा अगर 3-4 साल तो मंड के कमाएंगे। तो यही तो परसेप्शन है। कहने का मतलब है गुडविल किताबों में नहीं होती, तो क्या इसका मतलब है गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती? तो आपसे मैं आज पूछूं, आज अभी फौरन पूछूं कि आप गुडविल रिकॉर्ड क्यों नहीं करते अपनी किताब में? कॉस्ट कैन नॉट बी, यानी यू कैन नॉट सेपरेट द कॉस्ट ऑफ गुडविल फ्रॉम अदर ऑपरेशनल कॉस्ट। जो रोजमर्रा के खर्चे होते हैं उसमें गुडविल के पैसे अलग कर सकते हो? आइडेंटिफाइबल नहीं है ना। नहीं, वैक आप नहीं निकालते हो ना, वैक आपका इन्वेस्टर निकालता है। तो हम कौन है? एक मिनट, अब यहाँ पे होल्ड ऑन, यहाँ पे रुकना है। हम कौन है? इन्वेस्टर। वैल्यूएशन कौन कर रहा है? तो मेरे लिए जो गुडविल है ना, उसके लिए वो गेन है। इस बात को समझो। वो जब मुझे, प्लीज सुनना, वो जब मुझे अपनी कंपनी दिखा के जाएगा ना, उसको गेन हो जाएगा, और मेरे लिए वो गुडविल मेरी कॉस्ट बन जाएगी। ये सिखाना चाह रहा हूं, सही है? उसने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? तो जल्दी बताओ। कॉस्ट कैन नॉट बी, भाई ये कॉस्ट वो नहीं मेजर कर रहा, हम कर रहे हैं। हम कौन है? इन्वेस्टर। तो मैं बीइंग एन इन्वेस्टर उसको पैसे दे रहा हूं, उसके लिए गेन है, मेरे लिए क्या है? कॉस्ट है। तो वही तो मैं मेजर कर रहा हूं, मेरे लिए मेजरेबल है, उसके लिए मेजरेबल नहीं है। अच्छा आज सुनो,
आज एक मार्केट में अफवाह आ जाए कि भाई इस कंपनी में कोई मसला होने वाला है, तो उसकी शेयर प्राइस क्या होगी? खत्म गुडविल। इट डिपेंड्स अपॉन परसेप्शन। तो जब आप खरीदना चाह रहे हैं तो अब इफ यू हैव टू पे फॉर द गुडविल, यू हैव टू पे। आपकी कॉस्ट है, वही तो मेजर कर रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड क्या क्या रहा है, वो कह रहा है किसी कंपनी को खरीदने जा रहे हो ना, पहले उसके सरमाए को वैल्यू करो, उसके ऊपर फिर देखो कितने पैसे दे रहे हो, वो किसके पैसे हैं। अगर आपसे मैं एक बात बताऊं, अभी अगर समझ पाओ तुम इस स्टेज के ऊपर, ऑनलाइन में तो तुम लोगों ने साथ जवाब देना, और तुम सब ने भी, तुम्हारी इतनी मेहनत की है। अगर आज मैं इस पर 3000 एडजस्ट नहीं करता ना, तो मैं आपको पता है क्या कह रहा होता कि मैंने गुडविल के जो पैसे दिए हैं, जब आपके पास ये 8000 आ रहा है ना, हाँ या नहीं, तो आपके पास मुझे बताओ 8000 में से 6 माइनस करता कितने हो गए? 2000 हो गए, हाँ या नहीं? आपकी जेब से पैसे कितने जाते हैं? 7। तो आप पता है क्या कह रहे होते हैं, आपने सारे पैसे किसके दिए हैं? क्या ये ट्रू बात है? क्या ये फैक्चुअल बात है? गुडविल के कितने जा रहे हैं? 2000। तो वो तभी कह रहा है पहले भाईजान सरमाया वैल्यू कर लो, फिर देखो उसके ऊपर कितने दो। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप ये फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एक पल के लिए भूल जाएं। आप कहें कि भाई जो बुक वैल्यू है वो उठा ली कितनी थी? 8000, उसमें से कितने कटा दो? 6। नेट एसेट्स कितने हो गए? 2000। मार्केट में वैल्यू कितनी चल रही है? 7। क्या लग रहा है? 5 गुडविल के दे दिए। क्या ये सच बात है? आपने गुडविल के कितने दिए? 2000। तो दिस इज द रीजन एंड लॉजिक बिहाइंड के वो आपको कह रहा है कि पहले कंपनी को वैल्यू करो, और कंपनी को वैल्यू करने के बाद देखो उसके ऊपर कितने दे रहे हो, तब तुम्हें पता लगेगा कि असल गुडविल के पैसे कितने हैं। क्लियर है? वो तो सिखाई नहीं मैंने, वो तो सिखाई नहीं ना मैंने, अभी तो वो तो आए नहीं। अभी तुम क्या कर रहे हैं? वैल्यू कंसोलिडेशन सिखाई, या हम इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं? सोच रहे हैं, वो तो सोच में ही है हम अभी। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप समझे ही नहीं बात को। हम तो सोच में हैं, उस सोच को एक्चुअलाइज तो होने दो, तब जाके हम बोलेंगे कि ये मामला है। क्लियर है? पक्की बात है। चलिए जी इधर। सर गुडविल अपनी एफएस में ना दिखाना, भाई गुडविल अपनी एफएस में ना दिखाने की एक वजह यह भी हो सकती है, एक बंदा अपनी गुडविल लगाएगा तो वो बहुत ज्यादा लगा सकता है। नहीं नहीं, गलत भाई, गलत भाई। वो कह रहा है अपनी गुडविल अपनी बुक्स में नहीं दिखाना। भाई कैसे दिखाओगे यार? आप कॉस्ट मेजर कर सकते हो। अच्छा चलो एक बात बता दो, एसेट किस पे रिकॉग्नाइज होता है? कॉस्ट पे। कॉस्ट मेजर हो सकती है तो स्कोप आउट हो गए ना, कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती। मैं अपनी कंपनी की गुडविल की कॉस्ट मेजर कर सकता हूं नहीं, पर जो मुझे खरीद रहा है वो कर सकता है, तो वो रिकॉर्ड करेगा ना यार, वो करेगा ना जो खरीद रहा है। ये कौन है? XYZ, ये करेगा। पर क्या मैं खुद कर सकता हूं? ये बेसिक फर्क सिखा रहा हूं। आज नहीं करा सका कंसोलिडेशन आज की क्लास में, कोई मसले वाली बात नहीं है। फिनोमेना तो क्लियर हो रहा है ना, डेफिनेशन समझ आ रही है, वैल्यूएशन समझ आ रही है, उसकी बुक्स में गुडविल नहीं होगी ये समझ आ रहा है। पहले ये बता दो ऑनलाइन वालों, यहां तक की बात क्लियर है तो आगे चलें जल्दी सारे बच्चे। तो फेयर वैल्यू को पीपी पे ले जाएगा ना, पीपी फेयर वैल्यू पे जाएगा, गुडविल कहां से आएगी? अच्छा डेबिट कर ली गुडविल, क्रेडिट क्या करेगा? हो गया ना, कह रहा हूं डेबिट तो कर लिया, क्रेडिट क्या करूंगा? सही है। चलिए भाई देखो एक सवाल आया, सवाल आया कि सर अगर हम मार्केट में अपनी फेयर वैल्यू देख सकते हैं तो पीपी को फेयर वैल्यू करा दूं, सारी चीजें कर लूं, ऊपर तो गुडविल है ना, मैं रिकॉर्ड कर लूं। भाई डेबिट तो कर ली गुडविल, क्रेडिट क्या करोगे? अनरियलाइज गेन, क्या कोई पैसे देने को आ रहा है? अभी नहीं आ रहा ना, तो क्रेडिट तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनिशियली कॉस्ट पे मेजर होता है एसेट और कॉस्ट मालूम, तो जो आपको खरीद रहा है उसको कॉस्ट मालूम हो सकती है, वो करेगा रिकॉर्ड, पर वो कैसे करेगा अभी वो दूर है थोड़ा सा। अभी हम तो अभी अच्छा सब बातें साइड में, अभी क्या इन्वेस्टमेंट कर लिए सोच रहे हैं, और उसके लिए इक़्तिमाद है, ये करने वाले अभी हम। सही है, आगे ओके जी। अब हरीमा कह रही है कि सर नेट एसेट से जितने ज़्यादा पे करेंगे दैट विल बी द गुडविल। यस, अब तक आगे जाके हो सकता है मैं कुछ और उसमें ऐड कर दूं, पर नेट एसेट से ऊपर जितने भी पे करेंगे आप कह लो कि हाँ वो क्या है? गुडविल है। एग्रीड? पक्की बात है। चलें ओके। अब मुझे बताएं प्लीज, फोकस के साथ यहाँ पे देखना है, इधर उधर नहीं जाना। मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अब मैं मतलब बोले तो पेरेंट एक एंट्री बनाएगा, शेयर होल्डर को पैसे दे देगा, हाँ या नहीं? कितने? 5 क्यों नहीं? 2 किसके हैं? एग्री करते हो ना? पक्की बात है। चलें ओके। अब या प्लीज ये मोबाइल साइलेंट पे कर लो भाई।
इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? अच्छा ये एक चीज लिखने लगा हूं यहां पे, ये जो इन्वेस्टमेंट हमने डेबिट की है ना, सेपरेट बुक्स ऑफ XYZ में, पता है इन्वेस्टर ने क्या किया? सुनना, XYZ ने किया, शेयर होल्डर को बोला ये ले पैसे तू निकल, तो शेयर होल्डर बोल रहा ये कंपनी मेरी हो गई, कंपनी बंद हो गई या अलग है आपकी एंटिटी से? इस बात को देखो भूलना नहीं है, फिर देखो ये बात टेक्निकली यहां तक पहुंचाया बड़ी मुश्किल से, हर्ट नहीं करना भूल के, वापस कह रहा हूं, पैसे किसको थमाए? किसके? शेयर होल्डर को। ABC लिमिटेड को बोला निकल, कंपनी तबाह हो गई? यह एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो चलती रहेगी अपनी जगह, वो चलती रहेगी अपनी जगह। अच्छा अभी दूसरी चीज सुनो, मेरी एंटिटी बंद हो गई या उसमें मजीद इन्वेस्टमेंट आ गई? अब देखो, ये देखो कहानी तो यहां से शुरू करनी थी मैंने, पीछे बैकएंड बताया पूरा, ये देखो ये रहा, इसकी किताबों में 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है। आज मैं तुमसे पूछूं, अब तुम बता सकते हो कि ये 7,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट किसमें की हुई है? ABC में, पक्का? चलें, अब क्या कंसोलिडेशन करवा दी है, अभी इन्वेस्टमेंट की है? कंसोल तो इसके बाद होगी, पर अगर अल्लाह की कसम मैं कंसोलिडेशन डायरेक्ट शुरू करवा देता तो तुम्हें समझ ही नहीं आता पीछे क्या हुआ है। तो यानी आज मैं तुमसे पूछूं ये 7,000 रुपए किसके दिए हैं पैसे, तो अगर आओ एक ब्रेकअप बनाते हैं, अगर तुमने बता दिया तो मजा आ जाएगा। ये 7,000 रुपए ना तुम लोगों ने, यार देखो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो तुम लोगों ने बताना भी और पूछना भी है। इधर इस 7,000 रुपए में मुझे लगता है मैंने एसेट्स के पैसे दिए हैं। नहीं नहीं नहीं, अब ये भंड नहीं मारने दूंगा, इधर सुनो, 5,000 रुपए एसेट्स के लिए दिए हैं। अच्छा अब एक एक करके यहाँ पे देखो मैं खोलता कैसे हूँ उसको। 5,000 रुपए एसेट्स में PPE के दिए हैं, PPE के दिए हैं कितने? सर यार इसकी किताबों में तो 7 का आ रहा था। सर आपने रीवैल्यू किया ना, या आप ही शख्स थे जिसने ज्यादा पैसे दिए हैं, तो आपको कितने का पड़ गया? 10 का। इस बात पे एग्रीड हो? मैं पहुंचाता हूं यहां तक ना, देखो एक एक करके। इन्वेंट्री के दिए कितना? 1,000। नहीं ये भी तो दिए हैं, ये भूल गए हो? वाह भाई, ये भी तो दिए हैं। सर यार ये तो ज्यादा बन गए, ये कितने आ रहे हैं पहले बताते हो? तो सर ये तो आप 7 बता रहे हैं, कितनी? कितना? ये जो 7,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है ना, ये पूरा ढांचा है उस सब्सिडरी का जो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में चिपका हुआ है। ये होता है मार्केट में पीछे, अगर तुम्हें तमीज़ हो असेस करने की कि ये पूरी हो सकती है ऐसे, पर ऐसा नहीं किसी कंपनी को खोल के बैठ जाओ मैच कर रहे हो। ये उस दिन है जिस दिन इन्वेस्टमेंट हुई है, ये उस दिन है जिस दिन इन्वेस्टमेंट हुई है। पहले बताओ लॉजिक समझ आई कि हुआ क्या? इन्वेस्टमेंट वहां हुई है, पर वो सारी रिप्रेजेंटेशन इस इन्वेस्टमेंट के अंदर चिपकी हुई है। आप देख लें यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? पक्की बात है। चलो अब फिनोमेना क्या था भाई? जब मैंने कंपनी को खरीदने का सोचा ना, तो मैंने बोला पहले उसको ऐसे ही खरीद लें या वैल्यू करें, एसेट को, नेट एसेट्स को। वेरी गुड, नेट एसेट्स को। जब मेरे बच्चों मैंने नेट एसेट्स को वैल्यू किया तो उसकी वैल्यू नेट एसेट्स में एसेट की अलग थी, लायबिलिटी की अलग थी। एग्रीड? हाँ या नहीं? चलें, हमने कहा एसेट कितने के मौजूद थे? 8,000 के, उसमें 3,000 की वैल्यूएशन की, टोटल एसेट्स कितने हो गए? 11,000। 11,000 में से हमने 6 माइनस किए, नेट कितने हो गए? इसके पैसे कितने पे किए? 2,000 किसके? गुडविल के। तो सर मुझे एक सिर्फ बता दो चीज, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूं उसमें। ऊपर आप कह रहे हैं एसेट्स आ रहे हैं 11,000 के, इस एंट्री में आप कह रहे हैं 13,000 के, तो सर आप ही तो वो थे ना जिसने 2,000 रुपये गुडविल के अलग से दिए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर अल्लाह की कसम गुडविल रिकॉर्ड की हुई है, तो सर उसकी तो कॉस्ट मेजर नहीं हो सकती? उसके लिए नहीं हो सकती ना, हमारे लिए हो सकती है, ऐसा है? तो मुझे आप एक बात बताओ, जब कॉस्ट मेजर हो सकती है तो ये 7,000 रुपये आखिरी बार पूछ रहा हूं किस किस चीज की अक्कासी है? PP, स्टॉक और गुडविल। अच्छा PP भी वो वैल्यू जो उसकी किताबों में थी, जितने का तुम्हें पड़ गया, जितने का हमें पड़ गया, ये आ गया, और इसमें से लायबिलिटीज क्या की? माइनस कर दी। अब बताओ
क्या ये लॉजिक समझ आती है कि मैंने बीइंग अ पेरेंट एंटिटी जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड की हुई है उसकी अक्कासी उसकी बुक से कैसे आ रही है? रिफ्लेक्शन क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में तो जल्दी बता दो विद ऑनेस्टी, क्लियर है ये? जल्दी से सारे बच्चों। वेरी गुड सर, आप इस बात पे बेजार हो गए होंगे कंसोलिडेशन नहीं होके दे दी, पर कंसोलिडेशन होने से पहले कहानी समझ आ रही है? पक्की बात है? आए कंसोलिडेशन करते हैं, पे खत्म करें इस चैप्टर को। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? चलें, गुड। अब अच्छा, प्लीज 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 फोकस 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 इधर। अब हम करने लगे कंसोलिडेशन, सही है जी? यार तुम लोगों ने मुझे बताना है, मैं यहीं पे प्लस करूंगा, गलती नहीं करना है इसमें, ये बड़ी अहम चीज है। इधर बैठो प्लीज, इधर देखो। अच्छा मुझे बताओ कंसोलिडेशन का मतलब क्या था? प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, ऐसा ही है ना? अब मैं एक एक अच्छा, ये कंसोलिडेशन पता है किस दिन पे हो रही है? एक्विजिशन डेट पे। इस बात पे एग्रीड हो? पक्की बात है? मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगला अपने 10 मिनट का फोकस बड़ा मतलब अच्छा रखना, हिलना नहीं यहां से वहां, पूरा फोकस होना चाहिए यहां पे, क्योंकि पूरी स्ट्रीम सिखा चुका हूं। अच्छा अब मैं तुमसे एक बात पूछूं, नहीं समझ आया 10,000 बार पूछना, ना मैं इरिटेट दूंगा ना मैं डांटूंगा, से बताता रहूंगा प्यार से मोहब्बत से। इधर मुझे बताओ, अगर मैं उस बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट में चिपकाऊं, उस बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट में ऐड करूं, सही है? ये सवाल है तुमसे मेरा पहला। अगर मैं उस बैलेंस शीट को अपनी बैलेंस शीट में ऐड करूं, तो आपको नहीं लगता कि ये 7,000 उसी एसेट्स और लायबिलिटीज की अक्कासी हैं? कितनी बार हो जाएंगे? नहीं आई बात समझ? नहीं आ रही? पक्का? देख लो पे मुकदमा नहीं, पे ये नहीं बोलना कि सर ये वाली बात नहीं समझे, 3 बार पूछा है। अब डांटूंगा, जब पूछ के कंफर्म करके आ गया तो डांटूंगा। जल्दी बताओ, ये बात समझ आ रही है कि अभी तुम लोगों को ये खोल के मैंने बताया ना कि ये इन्वेस्टमेंट, उसके पीपी वगैरह सारे गरम शगरम की रिप्रेजेंटेशन है। तो आप जब उसके असल एसेट्स को यहां पे ला रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट को हटाए ना, यानी आप पता क्या करेंगे? अब कंसोलिडेशन के लिए बोल क्या रहा है? पहली एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं जिंदगी की। वो कह रहा है कि अलग अलग एंटिटी है, तो वो कह रहा है ये इन्वेस्टमेंट इसमें हुई हुई है। किस में हुई हुई है? एबीसी में। पर जब आप उसके सारे एसेट्स को असल में लेके आ रहे हैं ना, तो आप बोलें कि ये इन्वेस्टमेंट के एवज में वो असल चीजें ले आया। देखो सेपरेट बुक्स का कॉन्सेप्ट अलग है ना। सेपरेट बुक्स तो ये बताती है मैंने कहां कहां इन्वेस्टमेंट की हुई है, पर जब यू आर प्रिपेयरिंग कंसोलिडेटेड एफएस, तो ये तो नहीं कहोगे ना कि ये इन्वेस्टमेंट भी की हुई है और अपने आप में की हुई है। ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या चल रहा है भाई? अपने आप में क्यों की हुई है? ये वाली बात नहीं समझ आ रही। फर्क क्लियर है? देखो भाई, अगर मैं अलग एंटिटी हूं तो मुझे पता है इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट है, पर जब असल चीज लेके आ रहे हो यार, तो ये बताओ ना, इसको फॉरगो करके असल चीजें ले आया, वरना कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। इस बात पे एग्रीड है हम? पक्की बात है? या ऑनलाइन वालों आप बता दो। क्लियर? सेपरेट में हम इन्वेस्टमेंट शो करेंगे और कंसोलिडेशन में असल चीजें। क्या ये सही कह रहे हैं? चलें जी, ओके। अब मुझे एक बात बताते हैं फोकस के साथ। मैंने कहा पीपी, यहां पे हमने 5,000 उठाया और प्लस ये क्या है? आपने पे किए थे, इन्वेस्टमेंट में थे ना, तो उसको हटा के असल लेके आओ ना, जितने का आपको पड़ गया। भाई आप बोलो आपको ग्रुप कितने का पड़ गया, आप बोलोगे यार ये इतनी की चीज थी, 3,000 मैंने मजीद दिए थे, मैं और ले आया, प्लस करके कितना आता है? इसमें कोई मसला? पक्की बात है? अच्छा भाई इधर आ जाएं, मेरी किताबों में इन्वेंट्री नहीं है, उसकी वाली इन्वेंट्री ले आऊं? तो ये इन्वेंट्री मेरी इन्वेस्टमेंट में भी थी, तो सही, तो 2 बार हो गई। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी ना सर, लंबी क्यों कर रहे हैं? हटाएं उसको इधर। ये आ गया भाई, गुडविल आएगी?
आपकी इन्वेस्टमेंट में भी थी, आपने मजीद पे किया है, तो जब उसको हटा रहे हो तो असल चीजें लेके आओ ना जो तुम्हें पड़ गया था। तो हमने कहा सर गुडविल कितने की भाई, मुझे लगता है एसेट्स हम फिनिश हो गए। कितना आ गया ये, जल्दी टोटल करें, 18,000। भाई यहां तक कोई पंचायत, प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। पर सर एक आखिरी बार, इन्वेस्टमेंट कहां गई, उसको हटा के ही तो असल चीजें लाया हूं। हाँ सेपरेट बुक्स में क्यों होती है वो बता रही होती है कि यहां यहां इन्वेस्टमेंट की हुई है। अब जब उसको फॉलो करके असल चीजें ले आओ भाई, कंसोलिडेशन हो गई। यानी कंसोलिडेशन का मतलब ही ना असल सरमाया दिखा दो। एग्रीड। इसमें एनसीआई आएगा 100%, सर एनसीआई नहीं आएगा। क्लियर है, ओके। पहले बताओ यार, खुदा की कसम है तुम्हें ऑनलाइन मतलब लिख के बोलो कि ये सही है, यहां तक क्लियर है जल्दी। ये 7,000 कैसे आया, कौन सा 7,000, ये वाला, ये यस, बुक वैल्यू कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी इन द बुक्स ऑफ सब्सिडरी। क्लियर है, अब क्लियर हो गया, ओके। अभी तक प्लीज प्लीज यार फोकस जल्दी से। ये आ गया हिसाब किताब, कॉपी करने के लिए आपको पूरा ये पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से करते रहना। इधर प्लीज फोकस होकर खाली एक चीज देख लो। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं शेयर कैपिटल। अच्छा अब इधर ऊपर आते हैं ना, ये हल्की सी ट्रिक है, सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक असेसमेंट करूं तुम लोगों के लिए, क्या इस बात को मानते हो कि मेरी इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में हुई हुई है और मुझे शेयर इशू हुए हुए? इट इज मेकिंग सेंस? नहीं है बात समझ? देखो मैं एक अलग कंपनी हूं, सेपरेट हूं, तो मैंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है और वो कंपनी बता रही है अलग से कि ये शेयर इशू हुए हुए। तो जब मैंने इन्वेस्टमेंट हटा दी तो अपने आप के शेयर इशू करते हुए दिखाऊंगा, क्योंकि मैं तो असल एसेट तो लायबिलिटी लेके आ गया ना। अब दो शेयर कैपिटल रखने की लॉजिक नहीं है, क्योंकि ग्रुप का मतलब है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, तो सिंगल एंटिटी का मतलब है एक ही सरमाया है, एसेट और लायबिलिटी उठा के ले आओ, उसकी इक्विटी तो गई ना भाई। आप तो असल भाई इक्विटी कैसे बनती है, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके। तो जब एसेट्स और लायबिलिटीज उसके ले आए इन्वेस्टमेंट को फोरगो करके, तो क्या उसका शेयर कैपिटल लाने की नीड है? नहीं। अच्छा देखो, शेयर कैपिटल लाऊंगा ना तो ऐसा लगेगा अपने आप को शेयर इशू किए हुए। कि अपने आप को शेयर इशू होते हैं, दूसरों को होते हैं? तो कहने का मतलब यह है कि भाईजान आप इसमें शेयर कैपिटल सिर्फ किसका दिखाएंगे, पेरेंट एंटिटी का। तो मैंने कहा कि भाईजान यहां पे शेयर कैपिटल सिर्फ किसका आएगा, पेरेंट एंटिटी का, 2,000 रुपए। अब तुमसे एक चीज पूछता हूं भाई, तुम कह रहे थे कि इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट कर रही है एसेट्स और लायबिलिटीज को, और अगर तुम वैसे ही तसव्वुर करो, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो, इक्विटी होती है ना, तो तुम एसेट्स और लायबिलिटीज असल में ले तो आए, तो क्या इक्विटी लाने की कोई लॉजिक बनती है? नहीं, वो तो डबल हो गया ना। आपने क्या कहा, वो डबल हो जाएगा भाई, एसेट्स और लायबिलिटीज ले आए, इक्विटी भी लेके आ रहे हो भाई, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ला रहे हो ना। तो इन्वेस्टमेंट को हटाया, एसेट लायबिलिटी ले आए, बात खत्म हो गई। तो उसकी इक्विटी वहां पे इसलिए रहने दी, सुनना, उसकी इक्विटी वहां पे इसलिए रहने दी तुम लोगों ने क्योंकि तुमने ये कहा कि वो कंपनी तो टेक्निकली कंपनी नहीं है, अब एक ग्रुप है, पर जब सेपरेट होती है तो वो तो दिखती है ना। पर वो क्या बता रहा होता है, इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में हुई हुई है, उस कंपनी ने इसको क्या इशू किए हुए। पर अब आप क्या कह रहे हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट है या वही हटा दी और असल एसेट लायबिलिटी ले आए? तो जब असल एसेट लायबिलिटी ले आए तो क्या अलग से इक्विटी दिखाने की कोई नीड है? क्योंकि यू आर प्रेजेंटिंग अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। तो ये हिसाब किताब है। अच्छा अब जैसे इनका सवाल था, वो बड़ा अच्छा सवाल था कि सर ये जो रिटेन अर्निंग है ना, ये भी नहीं आएगी। एग्जाम्पल देता हूं, रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, आज तक की कमाई। रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, आज तक की कमाई। मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या ग्रुप की या आज तक की कमाई, कमाई इसके बाद होगी? एज्यूम करो मैंने एक शेयर खरीदा 50 रुपए का, तो जाहिर सी बात है वो 50 रुपए का शेयर है और मैंने 60 का बेच दिया इसको, तो 10 रुपए किसने कमाए? इसके लिए वो 60 रुपए क्या है, ये कब कमाएगा? इसके बाद। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी मेरी कमाई है या कॉस्ट है? कॉस्ट है। तो इसको भी तुम अपनी रिटेन अर्निंग का पार्ट नहीं बनाओगे ना। हाँ, अब जब एक साल गुजरेगा तो जो कमाई होगी वो हम लेके आएंगे, पर वो कमाई होगी प्री एक्विजिशन या पोस्ट एक्विजिशन? पोस्ट एक्विजिशन। तो हमने कहा कि भाईजान रिटेन अर्निंग नहीं लेंगे, बिल्कुल ऐसा है। रिटेन अर्निंग एट एक्विजिशन सिर्फ किसकी आएगी, पेरेंट की। वो कितनी आ रही है,
2000। अच्छा, और लायबिलिटी जो है दोनों की आ जाएगी 8000 और अच्छा सब्सिडी को तो एलिमिनेट कर दी ना। किसका? अच्छा एक बात बताते हो, चलो सारी चीजें, आज तुम्हें एक चीज सिखाता हूं, सुनो। ये जो रिटेन अर्निंग है ये सब्सिडी के आज तक के कमाए हुए पैसे हैं। क्या ये आज तक के कमाए हुए पैसे एसेट्स में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे? वो तो ले आया ना, वो तो ले आया कॉस्ट पे। उसको अलग से दिखाने का मकसद ये कि आप बोल रहे हैं वो कॉस्ट भी मेरे लिए इनकम है, जबकि इनकम नहीं है। अच्छा आगे, ये इनका सम कितना आता है? लायबिलिटी दोनों की आएगी ना, ये रही ना, क्योंकि आपने उसको पैसे कम दिए थे ना इसके, तो आपने लायबिलिटी अज्यूम की थी। सही है? कितना आ गया? ये क्या मैच होता है? अच्छा अब 1 मिनट रुकिएगा बस, फिर हम कंक्लूड करें। इस पूरे सिनेरियो में जब आपने कंसोलिडेशन की तो आपने ये चीज़ देखी कि यार आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को हटाया और असल एसेट्स और लायबिलिटीज लेके आ गए किसके? तो अब मेरी समरी क्या है, जब भी किसी कंपनी को खरीदते हो ना तो सबसे पहले उसको ऐसे ही खरीदोगे उसकी वैल्यूएशन होगी। अच्छा एक और बात बताओ, एसेट की वैल्यूएशन होगी नेट एसेट्स की? नेट एसेट्स की। हमने जब नेट एसेट्स की वैल्यूएशन की तो उसमें कितने का फर्क था? किसके लिए? पीपीई के लिए। तुमने उससे भी ऊपर पे किए, वो किसके लिए? आपको हिसाब किताब समझ आ गया? अब आपने कहा कि जितने पैसे पे किए हैं वो मेरी किताबों में मतलब पेरेंट की किताबों में इन्वेस्टमेंट के नाम पे आ रहे होंगे। क्या वो कंपनी बंद हो गई है या अपनी जगह है? ये 7000 रुपये उस सामने वाली कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी की अक्कासी होंगे, हाँ या नहीं? अच्छा, एसेट्स, लायबिलिटीज और गुडविल की अक्कासी होंगे, तो मैं भी प्रूफ किया था ना मैंने। अच्छा अब आप जब कंसोलिडेशन करेंगे तो क्या इन्वेस्टमेंट को अपनी किताबों में रहने देंगे या हटा देंगे? अच्छा व्हाट इफ अज्यूम करो कि तुम ले आते हो तो कितनी बार हो गया? क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट तो बता रही है कि इस इन्वेस्टमेंट में छुपी हुई चीज़ें थी, पीपी, इन्वेंट्री, गुडविल और लायबिलिटीज। आपने क्या कहा? आपने बोला भाई इस इन्वेस्टमेंट को हटाओ, असल चीज़ें ले आओ और उसकी इक्विटी वही रहने दो। अच्छा इक्विटी में कितनी चीज़ें थी उसकी? वेरी गुड, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल को इसलिए रहने दिया क्योंकि वो तो अलग अलग में समझ आता है कि बोल रहा है इसमें शेयर्स इशू हुए हैं, इसमें इन्वेस्ट हुआ हुआ है, वहाँ रहने दिया। रिटेन अर्निंग क्यों रहने दी? वो कॉस्ट से इनकम कब होगी? इसके बाद। पहले बताओ, पूरा फिनोमेना समझ आता है? पक्की बात है। यानी सर अगर इसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट पीपी और स्टॉक दोनों की होती तो कितनी एडजस्टमेंट्स करते? 2। तो अपने पास जब लेके आते तो वो वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती। क्लियर है? तो हो सकता है कि जो आपको आज क्विज मिले उसके अंदर एडजस्टमेंट 1 से ज़्यादा हो। पहले बताओ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पहले दिन की अकाउंटिंग विद रिस्पेक्ट टू सेपरेट बुक में क्या हुआ होगा, कंसोलिडेशन में क्या करना है, दोनों क्लियर है? पक्की बात है। आखिरी बात पर हम क्लोज कर रहे हैं। वो कह रही है शेयर कैपिटल क्यों हटाया? देखो भाई बात सुनो, जब मैं सेपरेट बुक्स का इन्वेस्टर हूँ तो मैं कह रहा हूँ मेरी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में हुई है। मैंने आपको ये सिखा दिया कि इन्वेस्टमेंट किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है? पीपी, इन्वेंट्री, गुडविल और लायबिलिटी। अच्छा ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है मैंने दूसरी कंपनी को खरीदा हुआ है, और दूसरी कंपनी क्या बता रही है? उसको शेयर इशू किए हुए उसको। पर जब तुम उस कंपनी को उठा के अपने पास लेके आ रहे हो तो क्या अपने आप को शेयर इशू करते हुए दिखाओगे? जब इन्वेस्टमेंट हटा दी तो उसकी इक्विटी भी हटाओ ना। और इक्विटी हटाने की 2 वजूहत थी। एक, मैं अपने आप को शेयर इशू नहीं कर सकता, ऐसा ही है ना, हटा दिया क्योंकि असल एसेट और लायबिलिटी ले आया हूं। और रिटेन अर्निंग क्यों हटा रहा हूं? क्योंकि हमारी कॉस्ट से हमारी कमाई होगी इसके, तो वो होगी, तुम सीखेंगे, अभी तो डे 1 सीखा है हमने। क्लियर है? अच्छा अब सही है, पीपी में 3000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, बिल्कुल 3000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, क्योंकि आप खुद सोचो उसकी बुक से जब उठा के ला रहे हो तो वो कितने पे है? 7 पे। आपने कितने पे किए? 10। कितने ज्यादा? तो वो डाले ना आप इसमें, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट में भी थे ना भाई। आप खुद बताओ, मैंने तो ये, अगर मैं, आप अल्लाह की कसम आप ये देख लो, अगर मैं डायरेक्ट आपको ये सिखा देता कंसोलिडेशन, क्या कभी भी पिक कर पाते कि पीछे हुआ क्या है? पहले मैंने आपको क्या सिखाई, कंसोलिडेशन या इन्वेस्टमेंट?
फिर बताया इन्वेस्टमेंट के अंदर ये कंपोनेंट्स है, फिर उस इन्वेस्टमेंट को फोरगो करके चीजें ले आया। कहानी क्लियर है? कौन सा दिन सीखा है? पहला, डे 1। उसके आगे अभी हमने कुछ सीखा नहीं है। भाई एग्रीड है? पक्की बात है? एक जल्दी से बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का? आज क्विज आ जाएगा। पेरेंट की इन्वेस्टमेंट अगर हमारी वैल्यूएशन से ज्यादा हो तो, ये बात नहीं समझा तुम्हारी भाई, ताहा कह रहे हैं पेरेंट की इन्वेस्टमेंट अगर हमारी वैल्यूएशन से ज्यादा हो या हमेशा मैच करेगी, नहीं हमारी वैल्यूएशन से ज्यादा है तो गुडविल है ना भाई। क्या हुआ, नहीं समझ आई बात? भाई हमारी वैल्यूएशन से ज्यादा है तो गुडविल है ना, इसमें सवाल क्या था? ओके कर देते हैं, चलें। थैंक यू भाई, आज क्विज आ जाएगा और मैं 2 दूंगा आपको क्विजेस एक दिन में, ताकि आप ये अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। हुसैन इस पे बात कर लेते हैं क्लास के बाद, सही है? चलें, थैंक यू। 1 मिनट यानी